गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति की विशेषताएं। किसी भी देश की विदेश नीति को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि उस देश की विदेश नीति को बनाने वाले आधारभूत तत्व कौन से हैं और उस देश की जो विदेश नीति है उसके उद्देश्य क्या हैं। अमेरिका की विदेश नीति की विशेषताएं समझने से पहले हम ये समझेंगे कि अमेरिका की जो विदेश नीति है उसका निर्माण करने वाले मेन एलिमेंट्स कौन से रहे, वो कौन से मेन बेसिक फैक्टर्स हैं जिसके कारण अमेरिका की विदेश नीति का निर्माण हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहला लेते हैं भौगोलिक स्थिति। अमेरिका की हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो हम देखते हैं कि अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके उत्तर और दक्षिण में कमजोर राष्ट्र हैं, जिसके पूर्व और पश्चिम में समुद्र हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका की जो भौगोलिक स्थिति है वो उसे एक सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरी बात, अमेरिका प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से भी बहुत समृद्ध है। तो इस कारण अमेरिका की जो भौगोलिक स्थिति है, अमेरिका की भौगोलिक स्थिति ने अमेरिका को एक सुरक्षा प्रदान की है और अमेरिका ने अपनी विदेश नीति का निर्माण करते समय अपने इस फैक्टर्स को ध्यान में रखा है। दूसरा है प्राकृतिक साधन। हम प्राकृतिक साधनों की बात करें तो अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है। अमेरिका में आर्थिक आत्मनिर्भरता भी है और इस आर्थिक आत्मनिर्भरता ने अमेरिका को एक शक्ति प्रदान की है और इस शक्ति के कारण ही अमेरिका जब कभी भी उसे इस तरह की किसी खतरे का सामना करना पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित, तो वो इस तरह के खतरों का सामना करने में खुद को सक्षम पाता है। तीसरी चीज़ है सुरक्षात्मक शक्ति। सुरक्षात्मक शक्ति, देखिए अमेरिका की जो विदेश नीति है, अगर हम उसका अगर हम एनालिसिस करें तो हम ये देखेंगे कि अमेरिका की जो नीतियाँ रही है वो उच्च आदर्शों पर आधारित होने के बजाय वो शक्ति नीतियों पर आधारित रही है। अमेरिका का ये विश्वास रहा है कि जो सुरक्षा है, सुरक्षा किसी भी देश के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए और इसीलिए अमेरिका ने अपने विदेश नीति में हमेशा सैनिक कार्यक्रम को या सैनिक सहायता की अगर हम बात करें या सैनिक शक्ति की हम बात करें तो उसको अमेरिका ने हमेशा प्राथमिकता दी है। नेक्स्ट है मानवीय स्रोत। मानवीय स्रोतों की दृष्टि से अगर हम अमेरिका को समझें तो हम ये कह सकते हैं कि औसत अमेरिकी श्रमिकों का प्रति व्यक्ति उत्पादन गैर पश्चिमी देशों के श्रमिकों के उत्पादन की तुलना में ऊंचा रहा है। तो इस तरीके से अमेरिका की विदेश नीति के निर्माण में उसकी जनसंख्या की ये जो गुणात्मक विशेषता रही है इसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट है गृह नीति और दबाव गुट। अमेरिका की विदेश नीति को उसकी गृह नीति ने भी प्रभावित किया है। जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका की जो फिलिस्तीन संबंधी नीति थी वो अमेरिका ने अल्पसंख्यक यहूदियों की मांग को ध्यान में रखकर बनाई थी। इसी तरीके से अगर हम प्रेशर्स ग्रुप की बात करें तो अमेरिका की राजनीति में प्रेशर्स ग्रुप बहुत सक्रिय रहते हैं और अमेरिका जब अपनी विदेश नीति का निर्माण करता है तो वहाँ की जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो व्यापारिक संस्थाएं हैं, जो सामाजिक संगठन है, वो भी अमेरिका की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है संवैधानिक बंधन। संवैधानिक बंधनों का इस तरीके से योगदान रहता है अमेरिका की विदेश नीति के निर्माण में कि अमेरिका में जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसके पास ये अधिकार है कि वो विदेश नीति का संचालन कर सकता है, वो दूसरे देशों के साथ कोई संधि कर सकता है, लेकिन साथ ही अमेरिका के संविधान में ये व्यवस्था है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जब भी किसी दूसरे देश के साथ युद्ध या संधि संबंधी निर्णय लेगा तो सीनेट की स्वीकृति जरूरी है। यानी कि अगर अमेरिका का राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के साथ कोई समझौता करता है विदेश नीति संबंधी तो उसे सीनेट की सहमति लेनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो विदेश नीति का संचालन है उस पर वहाँ की कांग्रेस भी प्रभाव डालती है। नेक्स्ट है दलगत सहयोग।
दलगत सहयोग को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, और इस तरह की शासन व्यवस्था में अगर कांग्रेस और राष्ट्रपति दोनों अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी के हों, तब तो वहाँ विदेश नीति संचालन में दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि राष्ट्रपति दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का है और कांग्रेस में किसी और पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत है, ऐसी स्थिति में वहाँ विदेश नीति संचालन में दिक्कत आती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सीटीबीटी ट्रीटी की बात करें, तो सीटीबीटी ट्रीटी जो संधि की गई थी उसको अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, उन्होंने समर्थन दे दिया था। लेकिन चूंकि उस समय कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत था, तो कांग्रेस ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया और इसलिए अमेरिका इस संधि को ज्वाइन नहीं कर पाया। तो अमेरिका की विदेश नीति के संचालन में दलगत सहयोग भी बहुत अधिक आवश्यक है। अगर दलगत दलों के बीच में अगर सहयोग नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, तो फिर अमेरिका की विदेश नीति सक्सेस नहीं हो पाती है। तो ये हमने देखे कि अमेरिका की विदेश नीति निर्माण के बेसिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कि किस तरीके से भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक साधन, इन सब चीज़ों ने अमेरिका की विदेश नीति का निर्माण किया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अमेरिका की जो विदेश नीति है उसके मेन उद्देश्य क्या रहे हैं। देखिए, हर देश की विदेश नीति के अपने कुछ स्पेसिफिक उद्देश्य होते हैं। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की विदेश नीति के क्या उद्देश्य हैं, तो सबसे पहला उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा। अमेरिका ने अपनी विदेश नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा को अपना प्राथमिक लक्ष्य माना है और इसीलिए अमेरिका ने हमेशा ये प्रयास किया है कि वो एशिया में, यूरोप में और अफ्रीका में शक्ति संतुलन बनाए रखे। और अमेरिका ने अपनी विदेश नीति के संचालन में भी इस बात को ध्यान में रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में अमेरिका ने पश्चिमी जर्मनी का समर्थन किया। इसी तरह एशिया में उसने जापान और पाकिस्तान का समर्थन किया। तो ये इसी आवश्यकता पर आधारित थे ताकि सोवियत संघ और साम्यवादी शक्तियों के विरुद्ध शक्ति संतुलन स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट है लोकतंत्र की रक्षा। अमेरिका ने हमेशा कहा है कि लोकतंत्र की रक्षा उसका एक प्रमुख उद्देश्य रहेगा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा जा रहा था तो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर ही द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। और रूजवेल्ट ने यह कहा था कि अमेरिका का उद्देश्य है हिटलर की तानाशाही को रोकना और प्रत्येक स्थान पर 4 स्वतंत्रताओं, भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अभाव से स्वतंत्रता और भय से स्वतंत्रता, इनकी स्थापना करना। यानी कि अमेरिका प्रारंभ से ही लोकतंत्र की रक्षा को अपना एक प्रमुख उद्देश्य मानता है और द्वितीय विश्व युद्ध भी उसने इसी के नाम पर लड़ा था। नेक्स्ट है साम्यवाद का अवरोध करना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका की विदेश नीति का सबसे प्रमुख उद्देश्य हो गया था साम्यवाद का विरोध करना। हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ में साम्यवाद की स्थापना हुई थी और सोवियत संघ, हालांकि सोवियत संघ में साम्यवाद की स्थापना तो 1917 में ही हो गई थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ ने साम्यवादी विचारधारा को समर्थन देना प्रारंभ कर दिया था। तो चूंकि अमेरिका इस बात से भयभीत था कि कहीं सोवियत संघ साम्यवाद को पूरे विश्व में स्थापित ना कर दे, और अमेरिका समर्थक था पूंजीवादी विचारधारा का, तो अमेरिका ने अपनी विदेश नीति का एक प्रमुख लक्ष्य बना लिया था कि किसी भी तरीके से साम्यवाद के प्रचार प्रसार को रोकना है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के द्वारा लगभग जो भी अपने विदेश नीति संबंधी निर्णय लिए गए, जैसे कि अमेरिका द्वारा सैनिक संधियों की स्थापना करना, सैनिक संगठन बनाना, दूसरे देशों को आर्थिक सहायता देना, शस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अमेरिका की विदेश नीति का जो प्रमुख उद्देश्य था साम्यवाद के प्रसार को रोकना, उससे प्रेरित रही है। नेक्स्ट है तनाव कम करना।
अमेरिका ने हमेशा ये कहा है कि उसकी विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय तनावों को कम करना, और इसी उद्देश्य से अमेरिका ने पीटीबीटी, सीटीबीटी या स्टार्ट संधियां जो हुई थी, स्टार्ट प्रथम संधि, स्टार्ट सेकंड संधि या साल्ट समझौते जो किए गए थे, आईएनएफ संधि की हुई थी, तो अमेरिका ने भी इन सभी संधियों पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा ये कहा है कि उसका उद्देश्य है कि विश्व में तनाव कम हो और रूस के साथ वो अपने संबंधों को अच्छा बनाना चाहता है। नेक्स्ट है विश्व शांति। अमेरिका की विदेश नीति का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है विश्व में शांति की और स्वतंत्रता की स्थापना करना। नेक्स्ट है नई विश्व व्यवस्था का निर्माण। नई विश्व व्यवस्था, देखिए ये शब्द आया था जब 1991 में सोवियत संघ का पतन हो जाता है, और सोवियत संघ के पतन के साथ ही हम ये देखते हैं कि एक तरीके से शीत युद्ध भी समाप्त हो जाता है। तो शीत युद्ध समाप्त होने के बाद उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति बुश, उन्होंने नई विश्व व्यवस्था के निर्माण का उद्देश्य घोषित किया था। नई विश्व व्यवस्था से अभिप्राय ये है कि एक ऐसी विश्व व्यवस्था जिसका जो सेंटर है वो अमेरिका होगा, और यूएनओ के निर्णय भी अमेरिका की विदेश नीति के उद्देश्यों के अनुरूप ही होंगे। साथ ही पूरी दुनिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। तो राष्ट्रपति बुश ने शीत युद्ध की समाप्ति के बाद नई विश्व व्यवस्था का एक जो लक्ष्य था, एक जो उद्देश्य था, वो पूरी दुनिया के सामने रखा। नेक्स्ट है आतंकवाद का उन्मूलन। अमेरिका ने हमेशा ये कहा कि उसकी विदेश नीति का लक्ष्य है आतंकवाद का सफाया करना, और इसको अगर हम स्पेसिफिक रूप से देखें तो हम ये देखते हैं कि 11 सितंबर 2001 में जब अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र और पेंटागन पर आतंकवादी हमला किया गया था, उसके बाद अमेरिका की विदेश नीति का ये जो उद्देश्य है ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, और इसी उद्देश्य के अनुरूप अमेरिका ने 2001 के बाद अपने बहुत सारे विदेश नीति संबंधी निर्णय भी लिए। तो ये अमेरिका की विदेश नीति के कुछ प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। अब इसके बाद अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं कि अमेरिका की विदेश नीति की क्या क्या विशेषताएं रही हैं। तो सबसे पहली विशेषता है साम्यवाद का अवरोध करना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्यवाद का प्रचार प्रसार रोकना अमेरिका की विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा, और अमेरिका ने साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए ही विभिन्न देशों को आर्थिक सहायता प्रदान की, दूसरे देशों के साथ सैनिक संधियां की, सैनिक संगठन बनाए, दूसरे देशों में सैनिक अड्डों की स्थापना की, अस्त्र शस्त्र निर्माण को बढ़ावा दिया। तो अमेरिका की विदेश नीति का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक जो मेजर विशेषता हम देखते हैं वो है साम्यवाद के प्रचार प्रसार को रोकना। दूसरा है सैनिक संधियों की नीति। तो हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद साम्यवाद के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका ने दूसरे देशों के साथ बहुत सारी सैनिक संधियां भी की। इन सैनिक संधियों की अगर हम बात करें तो जैसे रियो संधि है, नाटो संधि है, एंजस संधि, सीटो संधि, बगदाद पैक्ट जिसे हम सेंटोक संधि कहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी संधियां अमेरिका ने दूसरे देशों के साथ की, और इनका एक प्रमुख उद्देश्य था साम्यवाद के प्रसार को रोकना। कुछ प्रमुख संधियों के बारे में अब हम बात करते हैं। जैसा कि 1947 में अमेरिका ने लैटिन अमेरिकी राज्यों के साथ की थी रियो संधि। इस संधि का आज जो रूप है वो कहलाता है OAS, यानी कि अमेरिकी राज्यों का संगठन। इसी तरह नाटो संधि 1949 को अमेरिका ने नाटो संधि करी थी पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ। इसी तरह और संधियों की अगर हम बात करें तो 1957 में सीटो संधि, जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ की गई थी। तो इस तरीके से
अमेरिका ने और भी कई देशों के साथ सैनिक संधियां की और इनका एकमात्र उद्देश्य था साम्यवाद के प्रचार प्रसार को रोकना। नेक्स्ट है विदेशी आर्थिक सहायता की नीति। दूसरे देशों को आर्थिक सहायता देना भी अमेरिका की विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता रहा है और इसके पीछे अमेरिका का उद्देश्य जो है, मेन उद्देश्य, वो तो है साम्यवाद के प्रसार को रोकना। इसके साथ ही अमेरिका का उद्देश्य ये भी रहता था कि दूसरे देशों को आर्थिक सहायता देने के बदले वो दूसरे देशों में सैनिक अड्डे हैं, बंदरगाह है आदि सुविधा प्राप्त करना चाहता था। तो इस तरह से अमेरिका ने विदेशी आर्थिक सहायता देने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए। कुछ प्रोग्राम्स की बात हम करेंगे, जैसा कि एक प्रोग्राम चलाया गया था उदार पट्टा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन इन देशों को आर्थिक सहायता दी थी। इसी तरीके से एक थी मार्शल योजना। मार्शल योजना में अमेरिका ने यूरोप के 16 राज्यों को आर्थिक सहायता दी थी। एक चलाया था अमेरिका ने 4 सूत्रीय कार्यक्रम। ये चलाया गया था 1949 में। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने इसे शुरू किया था और इसके तहत जो अल्प विकसित देश थे उनको अमेरिकी तकनीकी सहायता दी गई थी। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना जो शुरू की गई थी 1961 में। इसे स्टार्ट किया था अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी ने और इसके अंतर्गत जो एशिया के देश थे उनको आर्थिक सहायता दी गई थी। इसी तरह प्रगति के लिए मैत्री, ये योजना शुरू की गई थी लैटिन अमेरिकी राज्यों के लिए। तो इस तरीके से अमेरिका द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दूसरे देशों को आर्थिक सहायता देने की नीति अपनाई गई और इसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम अमेरिका के द्वारा शुरू किए गए। नेक्स्ट है मानवाधिकारों का समर्थन। अमेरिका ने हमेशा ये कहा है कि उनकी विदेश नीति का एक प्रमुख लक्ष्य मानवाधिकारों को बढ़ावा देना है और इसीलिए जब जिमी कार्टर जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय कार्टर प्रशासन ने मानवाधिकारों की देखभाल के लिए स्टेट डिपार्टमेंट में एक अलग से ब्यूरो की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट है लोकतंत्र बहाली के नाम पर पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप। अमेरिका ने यह कहा है कि पूरे विश्व में लोकतंत्र की स्थापना हो, ये उसकी विदेश नीति का एक प्रमुख लक्ष्य है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने कई बार पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप भी किया है। चाहे वो पनामा हो, चाहे हेती हो, अमेरिका द्वारा दूसरे देशों में हस्तक्षेप किया गया। देखा जाए तो ये हस्तक्षेप अमेरिका ने अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए किया था, लेकिन अमेरिका ने हमेशा ये कहा है कि वो लोकतंत्र स्थापना के लिए इन देशों में हस्तक्षेप कर रहा है। नेक्स्ट है एशिया प्रशांत क्षेत्र में विशेष दिलचस्पी। अमेरिका की हमेशा ही एशिया प्रशांत क्षेत्र में विशेष रुचि रही है और इसका कारण ये है कि अगर हम आर्थिक दृष्टि से बात करें तो आर्थिक दृष्टि से जो यूरोपीय साझा बाजार के देश हैं वो अब अमेरिकी प्रोडक्ट के लिए इतने अच्छे मार्केट नहीं रहे हैं। आज हम देखते हैं कि जो यूरोप है वो अमेरिका का सहयोगी नहीं है, बल्कि वो अमेरिका का एक कॉम्पिटिटर बन गया है और चूंकि इसीलिए अमेरिका को नए मार्केट चाहिए, इसलिए अमेरिका की रुचि रही है एशिया प्रशांत क्षेत्र में और अमेरिका ने हमेशा एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना व्यापार बढ़ाने का प्रयास किया है और व्यापार बढ़ाने के लिए ही अमेरिका ने कई बार इन देशों की राजनीति में या इन देशों के दूसरे जो मामले हैं, वैदेशिक मामले हैं, उनमें भी अमेरिका ने रुचि ली है। नेक्स्ट है आतंकवाद को समर्थन देने वाला देश अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। जैसा कि अभी हमने बात करी थी कि 2001 में जब अमेरिका को पहली बार आतंकवादी हमले का सामना करना पड़ा, उसके बाद अमेरिका ने हमेशा से ही आतंकवाद का विनाश करना अपनी विदेश नीति के प्राथमिक एजेंडे में रखा है और अमेरिका ने ये कहा है कि जो भी देश आतंकवाद का समर्थन करते हैं वो अमेरिका के शत्रु माने जाएंगे। नेक्स्ट है
आश्रित और उपग्रही राज्यों की स्थापना की नीति। अमेरिका की विदेश नीति का एक ये भी लक्ष्य है कि अमेरिका ये चाहता है कि वो उपनिवेशवाद का सहारा लिए बिना एक वैश्विक साम्राज्य की स्थापना करे। और इसके लिए अमेरिका ने ये नीति अपनाई है कि वो डिपेंडेंट और सैटेलाइट स्टेट्स की स्थापना करता है। इसके लिए अमेरिका क्या करता है कि अमेरिका जो दूसरे देश हैं उनमें हस्तक्षेप करता है, और किसी न किसी बहाने से वो वहाँ युद्ध करता है, इंटरफेयर करता है, और उसके बाद वो वहाँ पर हट जाता है। लेकिन हटने के बाद वो वहाँ की जो सरकार बनाता है वो एक ऐसी सरकार बनाता है जो अमेरिका के इशारे पर चले। और ये चीज़ हमने देखी अफ़गानिस्तान और इराक में कि अमेरिका ने वहाँ इंटरफेयर किया। इंटरफेयर करने के बाद अमेरिका वहाँ से हट भी गया, लेकिन वहाँ पर जो भी सरकारें बनी वो ऐसी सरकारें बनी जो कि अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट थी। एक सैटेलाइट सरकारें जो हैं वो अमेरिका ने स्थापित की है। तो इस तरीके से ये अमेरिका की विदेश नीति की कुछ प्रमुख विशेषताएं रही हैं। थैंक यू।